हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समाजवाद का अर्थ और परिभाषा के बारे में बताया था, साथ ही समाजवाद की पृष्ठभूमि के बारे में बताया था कि समाजवादी विचारधारा की शुरुआत कैसे होती है, कब होती है, किस किस की रचनाओं में हम समाजवाद के लक्षण को देख सकते हैं, समाजवाद की विचारधारा को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को समाजवाद की विशेषताएं, समाजवाद के रूप और समाजवादी राज्य के कार्यों से अवगत कराऊंगा। आइए चलते हैं समाजवाद की विशेषताओं की तरफ। पिछले वीडियो में मैंने परिभाषा आपको बताया था। परिभाषा पढ़ने से स्पष्ट होता है कि समाजवाद क्या है, क्या चाहता है और समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है। इन सब से मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में अवगत करा दिया था। आइए देखते हैं विशेषताओं को। पहली विशेषता है व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व। समाजवाद का केंद्रीय विचार क्या है, केंद्रीय तत्व क्या है? समाज है। समाजवाद का केंद्रीय तत्व क्या है? समाज है। यह समाज को प्रमुखता देता है। यह समाज के हर सदस्य को, हर वर्ग के सदस्यों को यह समान स्थान देता है। समाजवादी विचारधारा यह मानकर चलता है कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए वह समाज के हित में करना चाहिए या पूरे समाज के हित को ध्यान में रखकर करना चाहिए। हमें किसी एक व्यक्ति को लाभ नहीं देना चाहिए। जैसा कि व्यक्तिवादी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा के अंतर्गत केवल व्यक्तियों को महत्व दिया जाता है। पूंजीवादी विचारधारा के अंतर्गत हमने पढ़ा कि पूंजीवादी विचारधारा में केवल व्यक्ति की महत्ता होती है। जो व्यक्ति योग्य होता है, कुशल होता है, पूंजीपति होता है, उसी का वर्चस्व स्थापित होता है। जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, दुर्बल वर्ग होते हैं, उनके हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। श्रमिकों के हितों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पूंजीवाद का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना और अधिक से अधिक मुनाफा कमाकर अपनी जेबें भरना। ये पूंजीवाद का उद्देश्य होता है, पूंजीवादी व्यवस्था का ये उद्देश्य होता है। तो लेकिन हम समाजवादी व्यवस्था को देख सकते हैं। जो समाजवाद है वह व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व देता है। जैसा कि व्यक्तिवाद और उदारवाद के अंतर्गत भी व्यक्ति को ही महत्व दिया जाता है। व्यक्तिवादी अवधारणा के अनुसार व्यक्ति को खुला छोड़ दो। जिन व्यक्तियों में क्षमता होगी, योग्यता होगा, वह अपना विकास कर लेंगे। परंतु जिन व्यक्तियों में क्षमता नहीं होगी, योग्यता नहीं होगी, उनके लिए क्या किया जाएगा? व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार वह मर खप जाएंगे। इसी समाज में वह संघर्ष करते करते मर खप जाएंगे, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस तरह से राज्य में केवल योग्य व्यक्ति बचेंगे। लेकिन यहाँ समाजवादी विचारधारा कहती है कि नहीं, जो योग्य हैं, जो सक्षम हैं, जो कुशल हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको तो समाज में जगह होगी। साथ ही साथ जो समाज के अल्प वर्ग हैं, जो दुर्बल वर्ग हैं, उनके लिए भी राज्य कुछ न कुछ करेगा। उनके लिए भी समाज का कार्य है कि उनके लिए भी कुछ किया जाए। जैसे कि मैं अपनी तरक्की कर रहा हूँ और हमें दूसरों के हितों की चिंता नहीं है। लेकिन समाजवादी धारणा के अनुसार हम अपनी भी तरक्की करें और साथ साथ जो हमारे लोग हैं सबकी तरक्की करें। यही समाजवाद का उद्देश्य होता है। तो इस समाजवाद के अंतर्गत व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व दिया जाता है। पूंजीवाद का विरोध किया जाता है, क्योंकि पूंजीवाद के अंतर्गत पूंजी का केंद्रीकरण होता चला जाता है। पूंजी एक ही व्यक्ति में केंद्रित होती चली जाती है या कुछ व्यक्तियों में केंद्रित होती चली जाती है और जो आम जन होता है, जो आम जनता होती है, उसके हाथ में पूंजी नहीं रह पाती है, क्योंकि आम जनता का अधिक से अधिक दोहन हो जाता है। दोहन करते करते आम जनता अत्यधिक गरीब हो जाती है और समाज के कुछ ही लोग अमीर हो जाते हैं, पूंजीपति हो जाते हैं। जैसे कि कारखाना चलाने वाले लोग, मिल फैक्ट्रियों के मालिक, विभिन्न उद्योग धंधों के मालिक, जो उद्योगपति होते हैं, यह समाज से अधिक मुनाफा कमाते हैं, अपने वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं। लेकिन वहीं जो ग्राहक होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उनकी जेबें खाली होने लगती हैं और इस तरह से वह आर्थिक दुर्दशा के शिकार हो जाते हैं। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवाद का विरोध किया जाता है। जो पूंजी होती है उसको जो पूंजीवादी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनकी स्थिति समाज में समाप्त कर दी जाती है और उस पर समाज का नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। जैसा कि मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार मार्क्स कहता है कि पूंजी के केंद्रीकरण को रोका जाए और पूंजीपतियों का नाश हो, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। और मार्क्स यह भी कहता है हमें साम्यवादी व्यवस्था क्रांति के द्वारा स्थापित करनी होगी। पूरे श्रमिक
जो श्रमिकों की क्रांति होगी, इस श्रमिकों की क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों का विनाश हो जाएगा और उद्योग धंधों पर किसका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा? पूरे समाज का, इस श्रमिकों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, जिसमें कि सभी लोग कार्य करेंगे, सभी लोग वेतन लेंगे। कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, सबको उसकी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार मिलता रहेगा, उनको पारिश्रमिक मिलता रहेगा। तो इस तो समाजवाद का उद्देश्य होता है पूंजीवाद का विरोध करना, पूंजीवाद का समूल नाश करना, यानी कि केवल पूंजी एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं हो, बल्कि वह पूरे समाज के हाथों में केंद्रित हो, पूरे समाज का नियंत्रण पूंजी पर रहे। सहयोग की स्थापना करना, जैसा कि व्यक्तिवादी विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं। यदि व्यक्ति कोई दुर्बल है या कमज़ोर है तो उसको उठाने का कार्य नहीं करते हैं, वह केवल अपने हितों को ही प्रमुखता देते हैं, वह केवल अपने ही तरक्की, अपने ही विकास के बारे में सोचते हैं, अन्य व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत या समाजवादी राज्य के अंतर्गत जो कुशल लोग होते हैं वह तो अपनी तरक्की करते ही हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी तरक्की करने का अवसर देते हैं, उनका भी सहयोग करते हैं। जैसे कि आज विभिन्न राज्यों में समाजवादी व्यवस्था लागू है, समाजवादी विचार, आज विभिन्न देशों में समाजवादी विचारधारा को लागू किया गया है, हमारे भारत में भी समाजवादी विचारधारा को लागू किया गया है। ऐसे में सरकार के द्वारा विभिन्न वर्गों का सहयोग किया जाता है। जो आर्थिक रूप से असक्षम वर्ग होते हैं उनके लिए आर्थिक सहयोग किया जाता है, जो राजनीतिक रूप से असक्षम वर्ग होते हैं उनके लिए राजनीतिक सहयोग किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था के द्वारा दुर्बल वर्गों का प्रतिनिधित्व शासन में सुनिश्चित किया जाता है। हम देख सकते हैं कि समाज के जो दुर्बल वर्ग होते हैं, जैसे कि एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी हैं, एक समाज के दुर्बल वर्ग हैं। इसके अलावा महिलाएं हैं, महिला हैं, इनके लिए सरकार के द्वारा विशेष उपबंध किए गए हैं। हमारे संविधान में विशेष उपबंध किए गए हैं। संविधान में उपबंध बनाकर, जैसे कि अनुच्छेद 16(4) है, अनुच्छेद 15(3) है, इसके तहत उपबंध बनाकर एससी को, एसटी को, ओबीसी को तरक्की के अवसर दिए जाते हैं। यानी कि अब यह भी पिछड़े नहीं रहें, यह दुर्बल न रहें, बल्कि इस राज्य द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाकर, राज्य के द्वारा दी गई सुविधाओं का, दिए गए सहयोग का लाभ उठाकर यह भी अपनी उन्नति कर पाएँ, सामाजिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर पाएँ, राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर पाएँ, शैक्षणिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर पाएँ। इसी तरह से हम देखते हैं कि महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को भी नौकरियों में, पंचायती राज व्यवस्था में, विभिन्न संस्थाओं में इनके लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, ताकि महिला भी उन्नति कर सके, महिला भी अपना विकास कर सके, महिला भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके, आत्मनिर्भर बन सकें। तो समाजवादी राज्य के द्वारा या समाजवाद के अंतर्गत महिलाओं को भी सुविधा दी जाती है, पुरुषों को भी सुविधा दी जाती है। जो दुर्बल वर्ग हैं या असक्षम वर्ग हैं उनके लिए सरकार के द्वारा सहयोग का प्रयत्न किया जाता है, सरकार के द्वारा उनको सहायता प्रदान की जाती है, यानी कि सहयोग किया जाता है। इसी तरह से समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों का भी यह दायित्व होता है कि वह अन्य व्यक्तियों का सहयोग करें, जो दुर्बल वर्ग हैं, जो असक्षम वर्ग हैं, उनको भी विभिन्न सुविधाओं के द्वारा वह विकास के अवसर प्रदान करें। तो इस समाजवाद के अंतर्गत सहयोग की स्थापना की जाती है। आर्थिक समानता यह समाजवाद का मूल तत्व है, यानी कि मूल लक्ष्य है आर्थिक समानता। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत, सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई थी, और जो पूंजी थी, जो धन था, वह धन का केंद्रीकरण हो गया था। जैसे सामंतों के पास जैसे हम सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत देख सकते हैं कि सामंत खेतों के मालिक हो गए थे या कृषि के मालिक हो गए थे। सारे भूमि पर इनका अधिकार होता था, सामंतों का अधिकार होता था, पूरे भूमि पर सामंतों का अधिकार होता था। यह अपने छोटे किसानों के द्वारा भूमि पर खेती कराते थे और उससे लगान वसूलते थे, लेकिन भूमि के मालिक यही थे, आम किसान नहीं था। जो दुर्बल वर्ग था वह भूमि का मालिक नहीं था। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो उद्योग धंधे होते हैं, उद्योग धंधे के मालिक कौन होते हैं? पूंजीपति होते हैं, यह उद्योगपति होते हैं। यह मनमाना नियम लगाते हैं और सभी उद्योग धंधों के सभी उद्योगपतियों के नियम अलग अलग होते हैं, सभी मिल फैक्ट्री कारखानों के नियम अलग अलग होते हैं। कहीं पे
और वहाँ पे वेतन की असमानता होती है। मान लीजिए कहीं पे 1000 वेतन मिलता है, कहीं 1500 मिलता है, कहीं 2000 मिलता है, तो वेतन की असमानता होती है। समान वेतन निर्धारित नहीं किया जाता है। पूंजीपति जो होते हैं वह अपने मनमाना आचरण करते हैं, वह जब चाहे तब श्रमिकों को निकाल सकते हैं। जब श्रमिकों को निकाल देंगे तो उनके समक्ष अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो सामंतवादी समाज में विभिन्न समस्याएं देखने को मिलती थी। फिर सरकार के द्वारा इस सामंतशाही व्यवस्था का अंत किया गया, यानी कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया और जो अनाम संपत्तियां थी, इनके अनाम भूमि थे, उसको किसानों में बांट दिया गया। जैसे आज भी हम देखते हैं कि जब चकबंदी होती, खेतों की चकबंदी होती है तो कटौती होती है, 5% की कटौती होती है। जो कटौती की भूमि होती है, जिसके पास खेत नहीं होता है, जो दुर्बल वर्ग होता है समाज का, उस दुर्बल वर्ग को वह खेत या वह भूमि आवंटित कर दी जाती है। तो इस तरह से समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जाती है कि सबके पास रोजगार के अवसर हों, सबके पास भूमि हो, सबके पास धन प्राप्त करने के साधन हो, यानी कि आर्थिक साधन हो, और सभी लोगों के समक्ष आर्थिक समानता उत्पन्न की जाए। यानी कि आर्थिक समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि सबको बराबर कर दिया जाए, बल्कि उसका तात्पर्य यह है कि कोई भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे, कोई धन के अभाव में अपना विकास न कर सके। इसके लिए सरकार के द्वारा भी आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार के द्वारा भी दुर्बल वर्गों को अनुदान दिया जाता है। आर्थिक समानता तो हम नहीं कर सकते हैं, यह एक स्वप्नलोक की बात हो जाती है कि सभी लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न कर दिया जाए, यानी कि, लेकिन समानता इतनी होनी चाहिए कि सभी लोग अपना जीवन यापन कर सकें। हम देखते हैं कि हमारे समाज में कुछ अमीर लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं, मध्य वर्ग होते हैं। ये 3 प्रकार की कैटेगरी हमारे समाज में देखने को मिलती है। एक अपर क्लासेज, एक मिडिल क्लासेज, एक लोअर क्लासेज। तो हम सबको समान नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सबको समान कर सके, बल्कि हम यह कर सकते हैं कि जो दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए हम कुछ सहायता दे सकते हैं, उनके लिए परिस्थितियाँ पैदा कर सकते हैं, उनके लिए वातावरण क्रिएट कर सकते हैं कि वह उन परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना भी विकास कर सकें। जैसे कि एक अमीर का बालक पढ़ लेता है, या धनी वर्गों के जिनके पास पैसे होते हैं उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वह बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, और वह अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। गरीब वर्ग के बच्चे, गरीब तबका होता है, वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। इसके लिए सरकार व्यवस्था की है कि वह प्राथमिक विद्यालय में भेजें, उनको निःशुल्क दिया जाएगा, उनको निःशुल्क वस्त्र दिया जाएगा, यानी कि ड्रेस दिया जाएगा, निःशुल्क भोजन दिया जाएगा और निःशुल्क कापी किताबें दी जाएगी। सरकार परिस्थितियां उत्पन्न करती है कि हम शिक्षा दे रहे हैं, सरकार के द्वारा परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है कि हम शिक्षा दे रहे हैं और आप इसको ग्रहण करो, आप पढ़ो और बढ़ो, आप भी अपना विकास करो। तो सरकारी प्रयास कुछ किए जाते हैं, इस समाज में सरकारी प्रयास भी किए जाते हैं, जिससे कि वह उस सरकारी सहायता का लाभ उठाकर वह भी इनके समक्ष आ सकते हैं, अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से। तो इस तरह से समाजवाद का लक्ष्य क्या होता है? आर्थिक समानता स्थापित करना। यानी कि जैसा कि आचार्य नरेंद्र देव का कहना है कि समाजवाद का उद्देश्य है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, न अमीर हो न कोई गरीब हो, यानी कि अमीरी गरीबी का अंत करना, सबको एक स्तर पे लाना। लेकिन सबको एक स्तर पे लाना यह संभव नहीं है, क्योंकि जो जितना कार्य करेगा उसको उतना ही वेतन मिलेगा या उतना ही पारिश्रमिक करेगा। जैसा कि समाजवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था में दोनों में मूलभूत अंतर है। साम्यवादी व्यवस्था कहती है कि सबको अपनी क्षमता के अनुसार, सबको अपनी आवश्यकता के अनुसार। साम्यवादी व्यवस्था क्या कहती है कि सबको अपनी क्षमता के अनुसार, सबको अपने आवश्यकता के अनुसार, यानी कि हमारी क्षमता जितनी है उतना तो काम करेंगे, लेकिन आवश्यकता, हमने 10 रुपये का कार्य किया, हमें आवश्यकता 15 रुपये का है तो हमें 15 रुपया मिलना चाहिए। यह साम्यवादी व्यवस्था है। वहीं समाजवादी व्यवस्था क्या कहती है कि सबको अपने कार्य के अनुसार, सबको अपने योग्यता के अनुसार, यानी कि सबको अपनी क्षमता के अनुसार, सबको अपनी योग्यता के अनुसार, जो जितना कार्य किया है उतने ही पारिश्रमिक का हकदार है। यदि हम केवल इंटर पढ़े हैं तो हम प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। हम जब बनेंगे तो लोअर ग्रेड की नौकरी ही करेंगे, जब तृतीय श्रेणी की नौकरी करेंगे। तो हम यह डिमांड करें कि हम हाई स्कूल पास हो गए हैं और हम भी प्रोफेसर हो सकते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। तो समाजवादी व्यवस्था कहती है कि सबको उसकी योग्यता के अनुसार, सबको अपनी क्षमता के अनुसार, जिनके अंदर योग्यता नहीं, क्षमता नहीं है, तो उनको भी अवसर दिया जाएगा योग्यता डेवलप करने के लिए, क्षमता डेवलप करने के लिए, और वह क्षमता डेवलप करने के लिए ताकि वह योग्य और क्षमतावान होकर वह भी अपना विकास कर सकें। तो इस तरह से इसका लक्ष्य आर्थिक समानता की स्थापना करना है।
वहीं उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, जो उत्पादन के साधन हैं और वितरण के साधन हैं उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं उन उद्योग धंधों पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। जब राज्य का नियंत्रण रहेगा तो सबके साथ समानता का आचरण किया जाएगा, समानता के साथ व्यवहार किया जाएगा। राज्य मिल फैक्ट्रियों में कर्मचारी रखने के लिए या अधिकारियों की नियुक्त करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि जो योग्य हैं, जो कुशल हैं, वही मिल फैक्ट्रियों में आवें। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में या व्यक्तिवादी व्यवस्था में हम देखते हैं कि वहाँ पर भाई भतीजावाद किया जाता है। भाई भतीजावाद हो सकता है कि अपने रिश्तेदारों को रख लिया जाता है, दूर के रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को रख लिया जाता है, वह भले योग्य न हो, और उसमें वेतन की असमानता भी देखने को मिलती है पूंजीवादी व्यवस्था और व्यक्तिवादी व्यवस्था में। यानी कि हमारे जो अपने लोग हैं उनको हम अधिक वेतन दे सकते हैं, जो अपने नहीं हैं उनको हम कम वेतन दे सकते हैं, भले वह एक ही प्रकृति के कार्य करें। लेकिन इस समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो उत्पादन के साधन हैं या उद्योग धंधे हैं उस पर राज्य का नियंत्रण जब स्थापित रहेगा तो राज्य सबको समान वेतन देगा। यानी कि एक ही पदों पर आसीन विभिन्न लोगों को समान वेतन देगा, उनको समान सैलरी देगा, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस पर राज्य का नियंत्रण है, उस पर राज्य का नियंत्रण है, उस पर समाजवादी व्यवस्था का नियंत्रण है। तो जब राज्य का नियंत्रण और समाजवादी व्यवस्था का नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर रहेगा तो वह एक ही कानून होंगे सबके लिए एक ही कानून होंगे। जैसा कि पूंजीवादी व्यवस्था में देखते हैं कि विभिन्न उद्योग धंधे होते हैं, विभिन्न उद्योग धंधों के नियम अलग होते हैं, कानून अलग होते हैं, श्रमिकों के पारिश्रमिक भी अलग होते हैं। श्रमिकों से जबरदस्ती कार्य लिया जाता है, उनसे 10 घंटे कार्य लिया जाता है तो उनसे 8 घंटे का वेतन दिया जाता है। लेकिन इस समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत जब उद्योग धंधों पर राज्य का वर्चस्व स्थापित होगा तो राज्य सबके लिए कानून बनाएगा। जितने भी राज्य के द्वारा जितने भी उद्योग धंधे हैं सबके लिए एक समान कानून बनेंगे, उनके पारिश्रमिक के दर एक समान होंगे, विश्राम करने के घंटे निर्धारित हो जाएंगे, उनके लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उनके लिए दी जाएगी ताकि आपातकाल स्थिति में वह अपना भरण पोषण भी कर सकें। और जब वह रिटायर होंगे तो उनके लिए पेंशन की भी व्यवस्था की जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पर राज्य का नियंत्रण होगा और राज्य का नियंत्रण होगा तब सारे मिल फैक्ट्रियों के कानून समान होंगे, किसी भी मिल फैक्ट्रियों के कानून असमान नहीं हो सकते हैं। और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, जैसा कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जब वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तो वह मनमाना वितरण करते हैं, मूल्यों का मनमाना दाम निर्धारित करते हैं और मनमाना दाम निर्धारित करके वह अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। लेकिन जब राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, जब वितरण के साधनों पर या वितरण की व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तो वह समान मूल्य निर्धारित करेगा, जो पात्र होगा उसी को वह वस्तुएं उपलब्ध कराएगा। तो इस तरह से उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। लोकतंत्री शासन में आस्था, इस समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो समाजवाद का उद्देश्य है, जो समाजवाद का लक्ष्य है वह है लोकतंत्र की स्थापना करना। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही हम समाजवादी व्यवस्था को लागू कर सकते हैं, अन्य किसी व्यवस्था में हम नहीं लागू कर सकते हैं, राजतंत्र में नहीं लागू कर सकते हैं, कुलीन तंत्र में नहीं लागू कर सकते हैं। तो इस समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है कि लोकतंत्री शासन व्यवस्था की स्थापना करना। क्योंकि जब लोकतंत्री शासन व्यवस्था होगा उसमें सबकी भागीदारी होगी, सबकी समान भागीदारी होगी, जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब या विभिन्न प्रकार के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सभी लोग शासन प्रक्रियाओं में भाग लेंगे। और जब सभी लोग शासन की प्रक्रियाओं में भाग लेंगे तो सबके लिए समान कानून निर्धारित किया जाएगा। जैसे कि इस लोकतंत्री व्यवस्था में एक चुनाव पद्धति होगी। अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रतिनिधियों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाएगा? निर्वाचन के द्वारा किया जाएगा। और यह नियतकालीन होंगे। ये इनका निर्वाचन कितना होगा? किसी देश में 5 वर्ष है, किसी देश में 4 वर्ष है। इनका निर्वाचन 5 वर्ष के द्वारा किया जाएगा। संसदीय शासन व्यवस्था होगी और इस संसदीय शासन व्यवस्था में संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा। क्योंकि संसद में सभी लोग रहेंगे, संसद में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तो संसद के द्वारा जब कानून बनाया जाएगा तो वह समस्त वर्गों के लिए बनाया जाएगा, समस्त समाज के लिए बनाया जाएगा। वह किसी वर्ग के लिए नहीं बनाया जाएगा, धर्म के आधार पर नहीं बनाया जाएगा। सभी धर्म मतलब कि धार्मिक समानता होगी, जाति समानता होगी, वर्गीय समानता होगी। इन सभी समानताओं को देखते हुए संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा।
तो इस समाजवादी व्यवस्था में लोकतंत्री शासन में विश्वास प्रकट किया जाता है, आस्था उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि लोकतंत्री शासन के माध्यम से ही समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं समाजवाद के कुछ रूप को, या इसको हम प्रकार भी कर सकते हैं, रूप या समाजवाद के प्रकार। प्रकार, समाजवाद के रूप या प्रकार। देखिए जो समाजवाद है, इस समाजवाद का तो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट इसका वही है कि यह समाज को केंद्र बिंदु मानकर चलता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज के लिए कार्य करना, या समाज संबंधी विचारधारा कि समाज के सभी वर्गों को समान महत्व दिया जाए। लेकिन इस समाजवाद जो है वह विभिन्न विचारधाराओं में बट गया है, जैसा कि सीईएम जोड का कहना है कि समाजवाद उस टोप की तरह से है जिसको हर व्यक्ति ने धारण कर रखा है, फलस्वरूप उसका स्वरूप बदल चुका है। समाजवाद उस टोप की तरह से है जिसको हर व्यक्ति ने धारण कर रखा है और परिणाम स्वरूप उसका स्वरूप विकृत हो गया है। यानी कि जितने भी समाजवादी हैं, उतनी विचारधाराएं हैं, उतनी परिभाषाएं हैं समाजवाद की, कोई निश्चित परिभाषा देना असंभव है। जितने भी व्यक्ति हैं, वह जितने भी विद्वान हैं, समाजवादी हैं, वह उतने ही तरह की परिभाषाएं देते हैं। तो हम समाजवाद के कई रूप दे सकते हैं, जैसे कि फेबियन समाजवाद। ये जो फेबियन समाजवाद है, यह किसकी देन है? इंग्लैंड में पनपता है। और 1884 में जब कुछ लोग मिलकर फेबियन सोसाइटी की स्थापना करते हैं, वहीं से यह फेबियन के नाम से फेबियन समाजवाद कहलाता है। फेबियन समाजवाद कहलाता है। यानी कि फेबियन समाजवाद भी सामाजिक समानता पर बल देता है, लोगों की स्वतंत्रता पर बल देता है। वहीं देखिए हम श्रमिक संघवाद की बात कर सकते हैं। यह श्रमिक संघवाद जो है, यह फ्रांस में इसकी उत्पत्ति या इसका जन्म फ्रांस में होता है। श्रमिक संघवाद यह श्रमिकों पर आधारित है, श्रमिकों के संघ पर आधारित है। यह भी एक प्रकार का समाजवाद है जिसको हम श्रमिक संघवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत भूमि का स्वामित्व समाज के हाथों में होना चाहिए, किसी व्यक्ति के हाथों में नहीं होना चाहिए। जो भूमि का स्वामित्व है वो समाज के हाथों में होना चाहिए। जैसा कि सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का स्वामित्व केवल सामंतों के हाथों में होता है, आम वर्गों के हाथों में भूमि का एक टुकड़ा नहीं होता है। केवल सामंत ही भूमि के मालिक होते हैं। वो सामंतों, जो आम किसान होते हैं, वो सामंतों की इच्छा पर निर्भर करते हैं, उनके खेतों को जोतते हैं और बदले में उनको टैक्स देते हैं, लगान देते हैं। तो पहले खेतों के मालिक आमजन नहीं हुआ करते थे, आम जनता नहीं हुआ करती थी, केवल जमींदार ही हुआ करते थे या सामंत ही हुआ करते थे। तो ये श्रमिक संघवाद चाहता है कि हम भूमि का स्वामित्व श्रमिकों को भी होना चाहिए, क्योंकि श्रमिक ही खेती करते हैं, इसलिए खेतों का मालिक किसको होना चाहिए? श्रमिकों को भी होना चाहिए। वही हम देख सकते हैं श्रेणी समाजवाद या इसको गिल्ड समाजवाद भी कहते हैं। श्रेणी समाजवाद, इसकी भी उत्पत्ति कहाँ होती है? ब्रिटेन में होती है या इंग्लैंड में होती है। श्रेणी समाजवाद की उत्पत्ति ब्रिटेन में होती है। श्रेणी समाजवाद का उद्देश्य होता है पूंजीपतियों का नाश करना। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत सारे पूंजी के मालिक कौन हो गए थे? पूंजीपति हो गए थे। खेतों के मालिक कौन हो गए थे? पूंजीपति या जमींदार हो गए थे या सामंत हो गए थे। तो जो श्रमिक होते हैं वह बेचारे इन खेतों में काम करते हैं या पूंजीपतियों की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो श्रमिकों के पास कुछ नहीं होता है, केवल उनके पास मेहनत होता है, परिश्रम होता है। यदि वह परिश्रम करेंगे तो उनको भोजन मिलेगा, यदि परिश्रम नहीं करेंगे तो भूखे सोना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो श्रमिकवादी होते हैं, श्रमिकवादी विचारधारा के जो पोषक होते हैं, वह कहते हैं कि ऐसा संभव, यानी कि आर्थिक समानता की स्थापना हम क्रांति के द्वारा ही कर सकते हैं। जैसा कि मार्क्स कहता है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। तो एक सामाजिक क्रांति के द्वारा ही हम पूंजीपतियों का विनाश कर सकते हैं। पूंजीपतियों के मिल, फैक्ट्री, कल कारखाने, उद्योग धंधों पर श्रमिकों का वर्चस्व स्थापित हो सकता है। तो इस व्यवस्था को हम श्रेणी समाजवाद कहते हैं, कि जिसमें कि विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की जाएंगी और सभी लोग फैक्ट्री के मालिक होंगे।
वहीं हम राजकीय समाजवाद को देख सकते हैं। राजकीय समाजवाद, इस राजकीय समाजवाद के अंतर्गत सभी संसाधनों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। राजकीय यानी कि राज्य का नियंत्रण होना चाहिए सभी प्रकार के साधनों पर, राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। बल्कि जिन मिल फैक्ट्रियों पर, जिन उत्पादन के संसाधनों पर या वितरण के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण है, तो वह व्यक्तिगत नियंत्रण भी राज्य के कानून के अधीन होना चाहिए, वह भी राज्य के कानूनों के अधीन होना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले वर्कर जो होते हैं, उन वर्करों के लिए भी कुछ सुविधाएं दी जाती हैं कंपनी की तरफ से, सरकार के द्वारा यानी कि कंपनी लॉ के तहत, कंपनी का कानून होता है, उस कंपनी के कानून के तहत श्रमिकों को भी एक निश्चित आय दिया जाता है, विश्राम करने के घंटे दिए जाते हैं, उनको फंड दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, उनको रिटायरमेंट के पश्चात पेंशन की भी व्यवस्था की जाती है। तो यह सब सरकार कानून बनाती है, और सरकार के कानून चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो, सबके लिए समान हो, चाहे वह प्राइवेट स्तर के हो चाहे सरकारी स्तर के हो, सबके लिए समान है। क्योंकि सरकार सबके लिए विधियां बनाती है, प्राइवेट के लिए अलग से विधियां नहीं बनाती है, बल्कि जो सरकारी नीति होती है वही सरकारी नीति सभी फर्मों पर, सभी फैक्ट्रियों पर लागू होती है। तो राजकीय समाजवाद के अंतर्गत विभिन्न संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। इसको हम समष्टिवादी समाजवाद भी कहते हैं, समष्टिवादी समाजवाद कहते हैं। यानी कि समष्टि अर्थात यह समूहों को प्राथमिकता देता है, विभिन्न प्रकार के समूहों को प्राथमिकता देता है, समूहों को केंद्रबिंदु मानकर यह अपनी सुविधाएं को प्रसारित करता है। परंतु इनका उद्देश्य होता है कि जो हम समानता की स्थापना करेंगे या आर्थिक संसाधनों पर जो राज्य का नियंत्रण स्थापित करेंगे या सर्वहारा वर्ग की स्थापना करेंगे, वह हम हिंसा के द्वारा नहीं करेंगे। जैसा कि मार्क्स कहता है कि हिंसा के द्वारा क्रांति हम करेंगे और क्रांति करके पूंजीपतियों के मिल फैक्ट्रियों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। लेकिन राजकीय समाजवाद के अंतर्गत हम जो भी करेंगे अहिंसा के द्वारा करेंगे, संसदीय पद्धति के माध्यम से करेंगे। संसदीय पद्धति के द्वारा हम कानून बनाएंगे और उस कानून का पालन सभी लोगों को करना होगा, चाहे वह प्राइवेट, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे वह सरकारी क्षेत्र के हों, सभी लोग एक समान कानून का पालन करेंगे। और जब संसद के द्वारा कानून बनेगा तो सभी लोग इस दायरे में आ जाएंगे, सभी लोगों को संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों का पालन करना पड़ेगा। तो राजकीय समाजवाद का उद्देश्य है कि हम अहिंसा के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करेंगे। वहीं संसदीय समाजवाद के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि संसदीय समाजवाद के अंतर्गत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संसदीय समाजवाद के अंतर्गत संसद का वर्चस्व होता है, संसद के माध्यम से शासन किया जाता है। इसमें संसद के माध्यम से शासन किया जाता है, यानी कि संसद के द्वारा कानून बनाकर। यह जो संसदीय शासन व्यवस्था है, यह जो संसदीय समाजवाद है, यह भी राजकीय समाजवाद का मिलाजुला रूप है। इसमें संसद के द्वारा यह चाहता है संसदीय समाजवाद की संसद कानून बनाए, उस कानूनों को समस्त समाज पर लागू करे। यह संसदीय समाजवाद इंग्लैंड की व्यवस्था का देन है और इंग्लैंड में मजदूर दल की देन है, यह लेबर पार्टी की देन है। लेबर पार्टी ने यह घोषणा की कि जो कानून बनाए जाए वह समस्त समाज के लिए एक कानून बनाया जाए और सभी प्रकार के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। जो उद्योग धंधे हैं वह निजी व्यक्तियों के हाथों में न दिया जाए, बल्कि उनका राष्ट्रीयकरण करके उस पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए। साथ ही साथ जो दुर्बल वर्ग हैं उनको भी विशेष सुविधाएं दी जाएं। जो दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए भी विशेष कानून बनाए जाएं, उनको विशेष सुविधाएं दी जाए, तो दुर्बल वर्गों का भी कल्याण किया जाए। वही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो समाजवाद की विशेषताएं हम देखते हैं, यह लोकतांत्रिक समाजवाद का ही रूप है। वर्तमान समय में प्रत्येक देशों में लोकतांत्रिक समाजवाद ही कार्य कर रहा है। हर जगह लोकतांत्रिक समाजवाद को ही अपनाया गया है, चाहे वह भारत हो, चाहे वह ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, हर जगह पे लोकतांत्रिक समाजवाद को ही अपनाया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद ही समाजवाद का वास्तविक रूप है। इसमें व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व दिया जाता है। व्यक्ति की अपेक्षा किसको महत्व दिया जाता है? समाज को महत्व दिया जाता है। किसी एक व्यक्ति की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है, बल्कि समाज के सभी सदस्यों के सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। किसी एक व्यक्ति के विकास पर बल नहीं दिया जाता है, समस्त समाज के विकास पर बल दिया जाता है। और यह सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, जैसा कि उदारवादी या व्यक्तिवादी नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, यह सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। इस लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत सबको कानूनों का पालन करना होता है, और जब कानूनों का हम पालन करेंगे तभी हम स्वतंत्र रहेंगे।
हमारी स्वतंत्रता किसमें निहित है? कानून का पालन करने में निहित है। जब हम कानून का पालन करते हैं तभी हम स्वतंत्र हैं, अन्यथा हम स्वतंत्र नहीं हैं। इस लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य समस्त समाज का हित करना होता है, समस्त समाज का हित करना होता है, समस्त समाज का हित साधन होता है। और जैसा कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति में या लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, वितरण के साधन होते हैं, सब पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है और राज्य सबके लिए समान व्यवहार करता है। इसमें लोकतांत्रिक समाजवाद में सहयोग की स्थापना की जाती है, सभी वर्ग आपस में सहयोग करते हैं और राज्य के द्वारा भी सहयोग किया जाता है, राज्य के द्वारा भी सहयोग किया जाता है। जैसे कि यदि आप तरक्की करना चाहते हैं, यदि मिल फैक्ट्री कल कारखाने लगाना चाहते हैं, आपके पास आर्थिक कमी है, आर्थिक संसाधनों की कमी है, तो राज्य आपको सहयोग दे सकता है। हम बैंकों के माध्यम से देख सकते हैं कि बैंक के माध्यम से विभिन्न ऋण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और वह लोग ऋण लेकर अपने उद्योग धंधों को संचालित करते रहते हैं। तो राज्य के द्वारा भी आपको आर्थिक सहायता दी जाती है, राजनीतिक सहायता भी दी जाती है, आपको मतदान का अधिकार दिया जाता है, चुनाव में खड़े रहने का अधिकार दिया जाता है, लड़ने की आज़ादी होती है, सरकार की आलोचना करने की आज़ादी होती है, शैक्षिक सुविधा आपको दी जाती है। यदि आपके पास आर्थिक अभाव है, आप पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति भी मिलती है और सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जैसा कि प्राथमिक विद्यालयों में देख सकते हैं या फिर डिग्री स्तर के विद्यालयों में देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा विशेष जो सुविधाएं दी जाती हैं, दुर्बल वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं और वह निःशुल्क अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से सहयोग की स्थापना की जाती है। यहाँ इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ का अंत हो जाता है। अब आप व्यक्तिगत लाभ नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो लाभ आपका होगा वह समस्त समाज में बटेगा। जैसे कि बोनस के माध्यम से वह पूरे समाज में बटेगा। जैसे कि कंपनी में जो कार्य करने वाले वर्कर होते हैं, जब कंपनी को लाभ होता है यानी कि मिल मालिक को लाभ होता है, तो वह उसका लाभांश जो होता है कंपनी के वर्कर में बांटा जाता है, कंपनी के वर्करों में भी बांटा जाता है, जिसको हम बोनस कहते हैं, कंपनी के वर्करों में भी बांटा जाता है। तो इस तरह से इसमें व्यक्तिगत लाभ का अंत किया जाता है, समानता की स्थापना की जाती है, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, शैक्षणिक समानता की स्थापना की जाती है। जो भेदभाव होता है, भेदभाव को मिटाया जाता है। स्त्री पुरुष के अंदर जो भेदभाव होता है उसको समाप्त किया जाता है। जातिगत भेदभाव होता है उसको समाप्त किया जाता है। जो धर्मगत भेदभाव होता है उसको समाप्त किया जाता है। यानी कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाता है, उसको किसी जाति या धर्म से संबंधित होने के कारण महत्व नहीं दिया जाता है। यानी कि व्यक्ति को इस समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को महत्व कैसे दिया जाता है? व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते यानी कि मानव होने के नाते महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वह किसी विशेष वर्ग से संबंधित है या विशेष परंपरा से संबंधित है, विशेष जाति से संबंधित है, बल्कि जो भी व्यक्ति योग्य है, जो भी कुशल है, जो भी अच्छा है, उसी को समाज में स्थान दिया जाता है। तो इसमें समानता की स्थापना की जाती है। यह पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास करता है। लोकतांत्रिक पद्धति क्या होती है? चुनाव कराना, नियतकालीन निर्वाचन कराना, संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना करना, संवैधानिक पद्धति में विश्वास करना इत्यादि साधनों के द्वारा हम लोकतांत्रिक पद्धति की स्थापना करते हैं। तो ये क्या है? यह लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें कि सबकी भागीदारी है या राज्य के द्वारा सभी वर्गों के लिए राज्य के द्वारा सभी लोगों के लिए समान कानून बनाए जाएं, समान सुविधाएं दी जाएं। तो इसको हम लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपने विशेषताएं और समाजवाद के रूप पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा समाजवादी राज्य के कार्य।